हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा लिटरेसी। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि डेटा लिटरेसी क्या होता है और डेटा पिरामिड, उसकी डिफरेंट स्टेजेस। डेटा लिटरेसी की बहुत सारी स्टेजेस होती है, उसका जो प्रोसेस फ्रेमवर्क होता है, डेटा लिटरेट कैसे बने, डेटा लिटरेसी का इम्पैक्ट क्या होता है और डेटा लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। और हम लोग डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो डेटा है और ये जो लिटरेसी है, इन्हें मिलाकर बना है डेटा लिटरेसी। अब इसमें जो डेटा होता है, डेटा लिटरेसी को समझने के लिए हमें दोनों टर्म्स को अलग अलग से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो डेटा होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, मतलब रॉ डेटा, रॉ फैक्ट्स का कलेक्शन। रॉ फैक्ट्स का कलेक्शन होता है ये। हम लोग तो डेफिनेशन जानते ही हैं, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो डेटा होता है दैट इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। जो एक कंप्यूटर स्टोर भी कर सकता है और उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बना सकता है, ये होता है डेटा। कोई भी चीज़, कोई भी डेटा जो हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में स्टोर्ड है, वो सब डेटा है। वही होता है लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है लिटरेट इंसान। जैसे लिटरेट इंसान होता है जो पढ़ लिख सकता है, अबिलिटी टू रीड एंड राइट। तो ये लिटरेसी जो होती है वो होती है अबिलिटी टू रीड, ability to read, comprehend and use information effectively। उसको पढ़ना, उसे समझना और उसे यूज़ करना, किसी इंफॉर्मेशन को इफ़ेक्टिवली, उसे कहते हैं लिटरेसी। मतलब एक तरह से पढ़ा लिखा इंसान। तो जो डेटा को देख करके उसको समझ सकता है, पढ़ सकता है और उसका सही तरीके से यूज़ कर सकता है, उसे ही कहते हैं डेटा लिटरेट इंसान। मतलब उसी प्रोसेस को कहते हैं डेटा लिटरेसी। तो डेटा लिटरेसी को अगर मुझे शॉर्ट में बताना हो तो इसको हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग डेटा। डेटा को समझने को हम डेटा लिटरेसी कहते हैं। डेटा लिटरेसी के इम्पोर्टेंस है, इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस होती है। जैसे अगर आप डेटा को समझ लेंगे तो आप डिसीजन सही ले सकते हैं, करेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप डेटा को समझ लेंगे तो आप क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इनोवेशन कर सकते हैं, मतलब कुछ इनोवेट कर सकते हैं। उस डेटा में से कुछ मेक आउट करके आप उसमें से कुछ कर सकते हैं, मतलब यू कैन डू सम इनोवेशन। So these are the few benefits of data literacy. Now, data literacy is the ability to understand, interpret, analyze and communicate with the data. ये हो गया फाइनली डेटा लिटरेसी। अब हमें जानना है कि ये डेटा पिरामिड क्या चीज़ होती है। एक होता है डेटा पिरामिड। पिरामिड मतलब एक ऑब्वियसली एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, 3D शेप। बट हम यहाँ 3D शेप नहीं बनाने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर बस ऐसे लाइंस बनाएंगे, एक पिरामिड जैसा बनाएंगे। तो ये हो गई पहली चीज़ जो हमने सीखी, डेटा लिटरेसी। अब दूसरी चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं डेटा पिरामिड। डेटा पिरामिड मतलब डेटा का एक पिरामिड, डेटा को समझने के लिए। तो डेटा पिरामिड को हम लोग DIKW पिरामिड भी कहते हैं। तो ये डेटा पिरामिड क्या होता है? ये कंसेप्चुअल मॉडल होता है जिससे हम डेटा प्रोसेसिंग को एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि डेटा कैसे कैसे प्रोसेस होके जो है रॉ डेटा एक एक्शनेबल विजडम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब रॉ डेटा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होके एक मतलब कमाल का डेटा बन जाता है। तो इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। इसमें जो पहला रहता है वो होता है डेटा, दूसरा रहता है इंफॉर्मेशन, तीसरा रहता है नॉलेज एंड लास्ट वाला रहता है विजडम। इसमें विजडम क्या होता है? सबसे कम। डेटा होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब कोई जो रॉ डेटा रहता है, डेटा तो रॉ ही होता है, तो जो रॉ डेटा रहता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर धीरे 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 हम उसको प्रिसाइज करते जाते हैं, मतलब उसको शॉर्ट में अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो विजडम में कन्वर्ट हो जाता है।
तो जो डेटा होता है वो एकदम अनप्रोसेस्ड फॉर्म में, पहले स्टेज में जो डेटा रहता है वो एकदम अनप्रोसेस्ड अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब इस डेटा का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, बस मतलब ये इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल। जो सेकेंड स्टेज है उसमें जो होता है डेटा जो है ये प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस होने के बाद जो डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस्ड डेटा है इसकी एक लॉजिकल मीनिंग होती है जो एनालाइज करने के बाद मिलता है रॉ डेटा को, और इससे हम डेटा को विजुअलाइज एनालाइज और मेजर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास रहेगी तो हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी। तो इस स्टेज में वो कुछ क्वेश्चंस को आंसर करता है, वो क्वेश्चंस है who, what, when and where। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आंसर करता है इस स्टेज में डेटा से रिलेटेड। फिर आता है नॉलेज। नॉलेज मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब ये फिर से इंफॉर्मेशन को फिर से प्रोसेस करने के बाद मिलता है नॉलेज। इसमें क्या होता है कि जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये है यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये और डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमें इसकी, ताकि हम और बढ़िया से उस डेटा को समझ सकें, तब वो बनता है नॉलेज। जैसे आपकी बुक में जो लिखा है वो सब एक नॉलेज है। इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। मोर प्रोफाउंड कॉम्प्रहेंशन ऑफ हाउ थिंग्स हैपन, मतलब जो नॉलेज है वो आंसर करता है हमारा हाउ, कैसे हुआ, ये सबसे ये डीप वाला क्वेश्चन रहता है। विजडम सबसे आखिरी, नॉलेज को प्रोसेस करने के बाद। विजडम मतलब समझदारी। तो विजडम मतलब जो नॉलेज अप्लाइड इन एक्शन, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसमें हमें जो क्वेश्चन का आंसर मिलता है वो होता है वाई, ऐसा क्यों हुआ। हमें पता चल गया कौन है, क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है और कैसे कर रहा है, लेकिन हमें विजडम में ये पता चलेगा कि क्यों कर रहा है इतना सब कुछ। तो इसमें जो होता है क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, और इसमें हम जो डिसीजन हैं वो बेस्ट ले सकते हैं, डेटा को सबसे अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लेंगे ट्रैफिक लाइट से। हमारे पास जो डेटा है, मान लीजिए ये हमारा एक पिरामिड है, उसमें ये जो है डेटा है। तो डेटा में क्या है, रेड ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, रेड ट्रैफिक लाइट है, और मान लेते हैं उस लाइट का नाम ऐसे स्टोर है, रेड ट्रैफिक लाइट 1, ये उसका नाम है। तो फिर इंफॉर्मेशन में हमें क्या मिलेगा कि ये जो रेड ट्रैफिक लाइट है ये ABC स्ट्रीट पर है, ये रेड कलर की है और ये साउथ की तरफ फेस कर रही है। ये है उसकी इंफॉर्मेशन कि ये लाइट कैसी है और किस कलर की है, कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में, ये सब पता चल जाएगा। फिर नॉलेज में हमें पता चलेगा कि ट्रैफिक लाइट जो मेरी डायरेक्शन में है वही रेड हुई है। तो मतलब ये नॉलेज है, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आया कि जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहीं पर जो ये ट्रैफिक लाइट है उसी डायरेक्शन में रेड हुई है। तो विजडम क्या होगी कि आपको कार को रोक देना चाहिए, आई हैव टू स्टॉप द कार। ये होता है डेटा पिरामिड। तो डेटा लिटरेसी क्यों ज़रूरी है तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इससे हम डिसीजन सही ले सकते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और इनोवेट कर सकते हैं। इनोवेट में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी लॉजिकल रीजनिंग। हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है जिससे हम इनोवेशन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट। डेटा लिटरेसी का बहुत सारा जो है प्रैक्टिकल इसके इम्पैक्ट होते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में अभी डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा इसमें जो है हमारे कुछ हेड्स हैं। जैसे डेटा लिटरेसी कहाँ इन्वॉल्व होता है, एक होता है बिजनेस में, एक होता है एजुकेशन में, ये सेक्टर्स हैं। फिर होता है हेल्थ केयर में, पब्लिक पॉलिसी में एंड सोशल इक्विटी में। तो मैं अब आपको इनका एक बार जस्ट समझा देती हूँ कि बिजनेस में कैसे यूज होता है डेटा लिटरेसी। मान लीजिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे जो है सेल्स आती हैं, सबसे बड़ी वाली सेल बिग बिलियन डेज या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल टाइप की।
तो ये क्यों लाया जाता है? जो फेस्टिव सीजन्स रहते हैं उस समय में लाते हैं ताकि लोग मजबूर हो जाएं खरीदने के लिए। तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं खरीदने के लिए प्रोडक्ट्स, तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए करते हैं। एजुकेशन में जो नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम डेटा लिटरेसी का तो यूज़ करते ही हैं। ऑब्वियसली सारा जो डेटा बुक में लिखा है वही टीच करते हैं, तो लिटरेसी होती है, उसमें विजडम होती है। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और टीचर्स डेटा का यूज़ करके इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करते हैं जिससे कि वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें। हेल्थ केयर में हम डायग्नोस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रीटमेंट प्लान्स के लिए, पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए डेटा का यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी में कुछ पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो डेटा का यूज़ करके जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं पॉलिसीज़ को मोर इफ़ेक्टिवली। जहाँ पर डेटा लिटरेसी एक और एस्पेक्ट है कि जो डेटा लिटरेसी है वो इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो जो पब्लिक है, जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो पॉलिसी मेकर्स को चेक कर सकते हैं उनके एक्शंस के लिए डेटा ड्रिवन एविडेंसेस के थ्रू। और लास्ट में होता है सोशल इक्विटी मतलब इक्वल रहना। इक्विटी का मतलब इक्वल रहना। तो डेटा लिटरेसी से हमारी सोसाइटी में जो भी चीज़ें जो है इनइक्वालिटी टाइप की है, या फिर कोई जेंडर इनइक्वालिटी है, मतलब इनइक्वालिटीज़ जितनी हैं कास्ट के बेस पे, या कास्ट के बेसिस पे, क्रीड की बेसिस पे, या फिर जेंडर, कोई भी जो है, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एम्प्लॉयमेंट में, तो ये जो डेटा लिटरेसी है, लोग जितना ही ज़्यादा डेटा को समझेंगे उतना ही ज़्यादा सोशल इक्विटी जो है प्रमोट होगी। तो इससे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि डेटा लिटरेट कैसे बने। अब डेटा लिटरेट बनने के लिए कुछ जो है टूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं हम। पहले हम डेटा का सोर्स पता करेंगे, तो डेटा सोर्सिंग, ये कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब इसका मतलब है कि डेटा को सोर्स, डेटा कहाँ से आ रहा है उसका सोर्स जानने, डेटा को चेक करने की जो डेटा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं। फिर हम डेटा के बेसिक्स को समझें कि डेटा क्या है, कितने टाइप्स का होता है, डेटा को कैसे यूज़ करते हैं। फिर हम डेटा एनालाइजिंग टूल्स का यूज़ करें। फिर हम लोग, अच्छा, डेटा एनालाइजिंग टूल्स होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट बीआई, या फिर एक्सेल, डेटा रैपर टाइप की जो चीज़ें रहती हैं वो होते हैं डेटा एनालाइजिंग टूल्स, मतलब डेटा को विजुलाइज करना। फिर हम स्टैटिस्टिकल नॉलेज को गेन करते हैं कि मतलब जो भी स्टैटिस्टिक्स बन रहे हो, एनालाइज करने के बाद डेटा को, उन स्टैटिस्टिक्स को समझ सकते हैं हम, जो स्टैटिस्टिक्स हमें मिले। फिर मतलब न्यूमेरिकल डेटा। फिर आएगा डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन मतलब ग्राफ्स बनाना, चार्ट्स, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरह से बनाना जिससे हम डेटा को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर आता है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट का मतलब, जैसे आप अपने कंप्यूटर में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, वैसे ही डेटा को मैनिपुलेट करना सीखें। मतलब डेटा को मैनेज करें, उसको फिल्टर करें, सॉर्टिंग करें, ग्रुपिंग करें, ओमिटिंग मतलब उसको हटाएं भी, जिससे हम लार्ज डेटा सेट्स को मैनेज कर सकते हैं। एंड में आता है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग मतलब डेटा रिडंडेंसी से बचना। अब डेटा रिडंडेंसी मतलब होता है एक्सेस डेटा, फालतू का डेटा स्टोर हो जाना मेन डेटा के साथ, जिससे डेटा बड़ा लगने लगता है। तो वो फालतू डेटा को क्लीनिंग कर देना, जो आउटलायर्स है, मिसिंग वैल्यूज हैं, जो भी है उसको हटा देना, डेटा की इनएक्यूरेसी को कम कर देना। फिर हम लोग आ जाएंगे अपने चैप्टर के जो है रूट पे, जो कि है डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क। ये बहुत अच्छी तरीके से हमें याद होना चाहिए। इसमें जो होते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क जो रहता है उससे हम कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ले सकते हैं, जिससे हम डेटा
को यूज़ करने के लिए नेसेसरी स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सके। फ्रेमवर्क क्या होता है? एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किसी चीज़ का, एक स्ट्रक्चर। तो जो डेटा लिटरेसी का प्रोसेस है उसका स्ट्रक्चर क्या है कि डेटा को कैसे समझा जाता है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व। तो इसमें ये 6 स्टेप्स होते हैं और इसमें अवेयरनेस भी इन्वॉल्व है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। पहला स्टेज होता है प्लान। प्लान का मतलब अपने गोल को डिफाइन कर लेना। जो भी हमारा जो है गोल है, टारगेट है, उसको डिफाइन कर लेना और अपना रोड मैप जो है वो समझ लेना कि क्या है, और अपने पार्टिसिपेंट्स को समझ लेना कि मतलब डेटा लिटरेसी के साथ हमारे साथ कौन कौन इन्वॉल्व है। डेटा लिटरेसी मतलब डेटा को समझने में कोई टीम, कोई कुछ। कम्युनिकेशन में हमारा आता है टीम वर्क, मतलब टीम के साथ कम्युनिकेट करके डेटा को समझने की कोशिश करना, केस स्टडीज करना, स्टोरी शेयर करना और अपनी टीम को मोटिवेट करना, इनकरेज करना। और इसमें क्लियर और कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल रहेगा। वो वीडियोस आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एक अलग चैप्टर है, चैप्टर 1 ऑफ AI 417। तो वो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। देन वी कम ऑन टू असेस। असेस मतलब होता है पार्शियल असेसमेंट, मतलब इसका मतलब होता है इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन आप देखेंगे तो आखिरी स्टेज में भी आपने इवैल्यूएट लिख रखा है, इसका भी मतलब इवैल्यूएशन ही होता है। तो देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो पहला वाला असेस होता है इसका मतलब होता है पार्शियल, मतलब जितना आपने अब तक किया है उसको एक बार देख लेना कि आपने सही किया है कि नहीं, इवैल्यूएशन कर लेना उसका। देखें कि कौन सी स्किल्स अभी बची हैं, इनकॉर्पोरेट करना, क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है, और ट्रेनिंग प्लान्स को ऑर्गेनाइज करना। जो आखिरी वाला इवैल्यूएशन होता है वो होता है हमारा कंप्लीट असेसमेंट। देन डेवलप कल्चर। जो डेवलप कल्चर होता है मतलब फीडबैक। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं वो फीडबैक दे सकें, ऐसा बनाना कि कोई भी फीडबैक दे सके और फीडबैक लेके उसको चेंज करना। फिर प्रिस्क्रिप्टिव लर्निंग, इसका मतलब होता है डिप्लॉयमेंट। अगर मैं आपको वन वर्ड में बताऊं तो इसका मतलब होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, जो भी आपने डेटा से समझा है। जैसे अगर हम अमेज़न वालों की बात करें तो वो, उनकी एक टीम होगी, तो वो पहले प्लान करेंगे उन्हें करना क्या है। जैसे कोई सेल लानी है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो वो प्लान करेंगे कि हमें एक बड़ी सेल लानी है और उनके टीम मेंबर्स होंगे कुछ, वो टीम से अपनी बात करेंगे। फिर वो असेस करेंगे कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो करेंगे, मतलब करने का सोच रहे हैं सेल लाने का, वो सही कर सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, उससे क्या प्रॉफिट लॉस है। फिर डेवलप कल्चर मतलब फिर उनके टीम मेंबर्स फीडबैक देंगे कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। देन आता है प्रिस्क्रिप्टिव लर्निंग। जब सब हो जाएगा तो फिर उस सेल को मार्केट में लाना, जिससे हम लोगों को पता चल जाए कि वो सेल लाए हैं तो अब हम परचेज कर सकते हैं। और फाइनली उसको इवैल्यूएट कर लेना, मतलब चेक कर लेना कि सब सही से हो रहा है कि नहीं, जैसा हमने सबसे पहली वाली स्टेज में सोच के रखा था। तो ये है 1 to 6 steps of the data literacy process framework. Then the last one is data security and privacy. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी सुनने में एक जैसा लग रहा है, बट उसमें एक बहुत स्लाइट सा डिफरेंस होता है जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगी। सो जो डेटा सिक्योरिटी है इसका मतलब होता है अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना। मैं आपको बता रही हूँ कि डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी दोनों मतलब होता है प्रोटेक्ट द डेटा। दोनों का काम होता है टू प्रोटेक्ट द डेटा, लेकिन कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों के जो रूट्स हैं, दोनों के जो वे हैं वो डिफरेंट हैं। तो जो डेटा सिक्योरिटी है वो कैसे करता है कि एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करता है। तो ये क्या करता है कि ये करता है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, किससे, अनऑथराइज्ड
एक्सेस से, जो अटैकर्स होते हैं उनसे, जो अटैकर्स रहते हैं, हैकर्स टाइप के रहते हैं, जो हमारा डेटा का मिसयूज करना चाहते हैं, उनसे उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि यू कैन नॉट यूज द डेटा। फिर होता है डेटा प्राइवेसी, जिसके अंदर वो एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, वो हमसे पूछता है कि हम अपना डेटा किसको देना चाहते हैं। तो ये गवर्न करता है हाउ डेटा इज कलेक्टेड, शेयर्ड एंड यूज्ड। ये डिटरमिन करता है हु कैन एक्सेस द डेटा, मतलब डेटा को कौन यूज कर सकता है। तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर बताऊं, तो इसमें डेटा सिक्योरिटी में जो पासवर्ड रहता है, जो फिंगरप्रिंट रहता है, पैन रहता है, एड्रेस रहता है, ये सब जो है हमारा रहता है। फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक्स और जो आधार नंबर वगैरह रहता है, ये डेटा सिक्योरिटी में आता है। और डेटा प्राइवेसी में क्या आता है, इसमें आता है हमारा टर्म्स ऑफ सर्विस। आपने देखा होगा, आप जब भी कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी पे या फिर कोई भी फ़ोन पे या कहीं भी, तो उसमें आपसे पूछता है टर्म्स ऑफ सर्विस, या फिर कभी कभी पूछता है कुकीज़। तो उसमें आता है एक ऑप्शन एक्सेप्ट और एक ऑप्शन आता है डिनाई। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो मतलब आपने अपने डेटा को उस कंपनी को दे दिया है जिसका वो ऐप है। तो मतलब आपने अपनी डेटा का एक्सेस उन्हें दे दिया है। अब हमें पता होना चाहिए कि वो कंपनी ऑथराइज्ड है कि नहीं है। अगर वो अनऑथराइज्ड है, कोई मतलब अटैकिंग कंपनी है, कोई हैकर टाइप का है, तो फिर हमारा डेटा खतरे में है। तो पहले टर्म्स ऑफ सर्विस को पढ़ लें, तब उसको जो है आपको एक्सेस देना चाहिए। वहीं डेटा सिक्योरिटी में ये जो पासवर्ड है, फिंगरप्रिंट है, आपने बना दिया है, तो जो हमारा डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली उस पर रिस्ट्रिक्ट कर देगा एक्सेस, किसी का भी सिवाय आपके। तो सिर्फ आप ही इसको जानोगे और किसी को नहीं, और हर कोई यही चाहता है। तो ये करने के लिए आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाओगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स अगर आपको ये इम्प्लीमेंट करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ करना होगा। और डेटा प्राइवेसी के लिए वही कि आपको टर्म्स ऑफ सर्विस को पढ़ लेना चाहिए। रीड बिफोर यू एक्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ डेटा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, टू टाइप्स ऑफ डेटा, टेक्सचुअल एंड न्यूमेरिक डेटा। और फिर हम डेटा एक्विजिशन पढ़ेंगे, यूजेबिलिटी फीचर्स, प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अभी बहुत कुछ है इस चैप्टर में। देन वी हैव डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा प्रोसेसिंग, और फिर सबसे एंड में आता है हमारा टैब्लू। वो एक एप्लीकेशन है जिससे हम डेटा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये सब हम अगली वीडियो में वॉच करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।